जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज के सेशन में साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। साथियों, इससे पहले साइंस में टोटल आपका 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और रात 8 बजे की क्लास जिसमें मिक्स प्रैक्टिस सेट चलता है उसमें टोटल 18 प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपका ये सभी क्लास छूट गया है तो साथियों इसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चले साथियों, शाम 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे साथियों आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर बताना है जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है वो किसके कारण होता है? तो प्रकाश का इसमें अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है। कभी कभी ऑप्शन में केवल अपवर्तन देगा तो आपको अपवर्तन को आंसर करना होगा, और कभी कभी केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन देगा तो केवल आंसर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना होगा। यदि ऑप्शन में दोनों दिया है तो आपको दोनों को आंसर करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कीजिए। साइंस के लिए आपको प्रैक्टिस सेट डेली शाम 7:30 बजे और मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रात 8 बजे की क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उसके विस्थापन का परिमाण क्या है? देखिए, आपको लग रहा होगा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक आदमी 8 किलोमीटर पूरब की ओर, तो पूरब किधर होता है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पूरब देखिए इस साइड में होता है और इस साइड में पश्चिम, ठीक है। ऊपर आपका उत्तर, नीचे दक्षिण। तो एक आदमी है 8 किलोमीटर पूरब की ओर, मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी है और ये इधर चलता है पूरब की ओर 8 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 किलोमीटर। फिर 6 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर आपका ऊपर होता है, 6 किलोमीटर ऊपर चलता है। तो बताना है उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा। तो विस्थापन कैसे निकाला जाता है? जहाँ से प्रारंभिक बिंदु है और जो आखिरी बिंदु है दोनों को मिला दीजिए और ये वाला आपको मान निकालना है। तो ये कैसे निकलता है? तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल से यहाँ पे उत्तर की ओर मुड़ता है तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये कर्ण है तो इसका मान क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, और इसका रूट कर देना है, आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 100 होगा और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में 10 दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अगर आप लोग डेली क्लास देखते हैं तो बिल्कुल आप लोग आराम से आंसर बता सकते हैं। और साथियों क्लास का जो PDF है आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आंसर के साथ में। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। तो कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो याद कीजिए हमने आपको बताया था ध्रुवन की घटना। ध्रुवन की घटना जो है ये केवल प्रकाश तरंगों में देखने को मिलता है। किसमें? प्रकाश तरंगों में। ये ध्वनि तरंगों में देखने को नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्रुवन। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? यानी सागर का जो जल होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है साधारण लवण पाया जाता है, ठीक है, साधारण लवण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3।
ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही फार्मूला संगमरमर का भी होता है, ठीक है, संगमरमर, ये कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का भी सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप में निर्मित होती है, यानी कि प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन सी गैस है ये आपको बताना है। एक पूछा जाता है प्रोड्यूसर गैस और एक पूछा जाता है जल गैस, जिसको वाटर गैस भी इंग्लिश में बोला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाटर गैस की बात करें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है जल गैस में, यानी कि वाटर गैस में। और प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, CO+N2। और साथियों इस नाइट्रोजन की बात करें तो हमने आपको बताया था कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो यही नाइट्रोजन है। कितना है, तो वायुमंडल में लगभग 78% के आसपास में ये नाइट्रोजन है। दूसरे स्थान पर कौन आता है, ऑक्सीजन, जो कि लगभग 21% के आसपास है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अच्छा, वायुमंडल में बताना है सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, तो अक्रिय गैस में सबसे अधिक आर्गन है, और केवल गैस पूछे तो नाइट्रोजन, ठीक है। अक्रिय गैस में आर्गन कितना है, 0.93%। अच्छा बताइए, कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन। रेडॉन एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप लोग नोट्स तैयार करते हैं तो कॉपी में आप लोग लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। और देखिए साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को अभी से तैयारी में लगना होगा। फिर देखिए जैसे इसका वैकेंसी आएगा उसके बाद एग्ज़ाम डेट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, फिर आपके पास बिल्कुल भी तैयारी करने के लिए समय नहीं बचेगा। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी कीजिए, और जिन्होंने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से जाकर ज्वाइन कीजिए। तो शरीर का तापमान जो नियंत्रित करता है ये कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन 7, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। और फिर से रिपीट कर देते हैं, जिसका भी क्लास छूट गया है साइंस का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो साथियों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बना पदार्थ होता है उसे तत्व कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तत्व बोला जाता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 9th क्लास का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 8, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। यहाँ पर एक लाइन पर ध्यान दीजिए, किसी भी अनुपात में बोला गया है। अगर निश्चित अनुपात में बोला जाता तब आंसर होता यौगिक, यानी कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो ये बनेगा यौगिक। लेकिन किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो ये बन जाएगा मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लेड, ठीक है, या फिर सीसा। ये धातु है फिर भी विद्युत का ये क्या है, कुचालक है। क्वेश्चन 10, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। ध्यान से सभी ऑप्शन को देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये है H2O, यानी कि जल। जल जो है ठोस में भी पाया जाता है, ठोस में बर्फ के रूप में मिलता है। द्रव तो आप सभी जानते हैं पानी, और गैस में भाप, ठीक है। तो जल प्रकृति में एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होता है। बताइए, पदार्थ की
जो चतुर्थ अवस्था है वो क्या है? तो साथियों ठोस, द्रव और गैस ये 3 अवस्थाएं हैं। चौथा अवस्था आपका प्लाज्मा होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्लाज्मा। क्वेश्चन 12, वायु क्या है? चलिए बताइए, वायु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु क्या है? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 के लिए मिश्रण। वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण के अंतर्गत में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? चलिए, बिल्कुल 9th का क्वेश्चन है और इस बार जो बिहार पुलिस का सिलेबस किया गया है वो 9th और 10th बेसिस पर किया गया है। तो ये कथन किसका था? कनाद का है, महर्षि कनाद का। ठीक है। क्वेश्चन 14, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए लगाइए आंसर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेवरेनस ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, लेकिन पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेवरेनस ने। क्वेश्चन नंबर 15, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? और देखिए, जो भी आपको पीडीएफ मिलता है आंसर के साथ में फिर से उसका रिवीजन कीजिए, और संडे के दिन आपका फिर से वीकली टेस्ट चलेगा। ठीक है, संडे को आपका वीकली टेस्ट होगा। जो आपने पिछले 8 दिनों में पढ़ा है सभी का रिवीजन होगा संडे को। तो जीव विज्ञान का जनक अभी हमने आपको बताया अरस्तु को माना जाता है। याद कीजिए, डार्विन के बारे में हमने आपको बताया था शायद कल ही, चार्ल्स डार्विन। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 16, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? चलिए, 16 के लिए बताइए। वनस्पति विज्ञान का जनक यहाँ पे हो जाएगा आपका थियोफ्रिस्टस। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, थियोफ्रिस्टस। ये वनस्पति विज्ञान के जनक है। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। आप लोग नोट्स तैयार करते चलिए। क्वेश्चन 17, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है 17 के लिए सी ऑप्शन, हिप्पोक्रेटस को। फिर से नोट कर लीजिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रिस्टस को, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को। ये आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन 18, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? आंसर है हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन 19, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए बताइए 19 के लिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, और कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी में। ठीक है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है और फाइकोलॉजी में शैवाल का। क्वेश्चन नंबर 20, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है एंथोलॉजी। और झाड़ियों का अध्ययन पूछे, ठीक है, झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 21, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? बताइए, इन चारों ऑप्शन में से किसका जो ईंधन मान है वो अधिकतम होगा?
तो साथियों इसका आंसर है हाइड्रोजन का जो ऊष्मीय मान होता है, ये इसका ईंधन मान होता है वो अधिकतम होता है। अब हाइड्रोजन की बात करें, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में यही हाइड्रोजन पाया जाता है। और याद कीजिए हमने आपको बताया था हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? तो पहला समस्थानिक का नाम क्या है इसका? H11, जिसको बोला जाता है प्रोटियम। एक बार हमने आपको लिखाया था, अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर से नोट कीजिए प्रोटियम। और अगर आपने लिखा है तो ध्यान से सुनिए, H12 ये दूसरा समस्थानिक है, इसका नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ठीक है, ये आपका दूसरा समस्थानिक है। और तीसरा समस्थानिक है H13 और इसका नाम है ट्राइटियम। ट्राइटियम। अब इसमें से भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक, यानी कि तीनों में से कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रियता को दिखाता है? तो ये तीसरा वाला जो समस्थानिक है ट्राइटियम, ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो इस बात को आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो रॉकेट को चलाने में जो प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, उसे कहा जाता है प्रणोदक। क्या बोला जाता है? प्रणोदक। क्वेश्चन 23, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ज्वलन ताप। क्या बोला जाता है? ज्वलन ताप। और यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर पूछे रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखिएगा रेखीय संवेग। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। और न्यूटन के किस गति नियम पर काम करता है? तो न्यूटन के तीसरे गति नियम पर। क्वेश्चन 24, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? यानी आग को बुझाने वाला जो सिलेंडर आपने देखा होगा, उसमें किस गैस का इस्तेमाल होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन 25, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो साथियों तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए 25 के लिए? डोबरेनर ने। किसने किया था? डोबराइनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित जो अष्टक नियम है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? चलिए यहाँ पे देखिए एक त्रिक का नियम भी है और एक अष्टक नियम भी है। तो अष्टक नियम किसने दिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 के लिए? ऑप्शन सी, न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक का नियम। और देखिए अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर पूछे उसमें कुल कितने एलिमेंट है, तो याद रखिएगा टोटल 118 तत्व है। क्वेश्चन 27, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, ये बताया था किसने? तो मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने। और अगर पूछे कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ये बताया था मोसले ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किया था किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने। ठीक है। और आधुनिक जो आवर्त सारणी है ये मोसले का है। क्वेश्चन 29, आधुनिक आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभी हमने आपको बताया मोसले हो जाएगा, डी ऑप्शन मोसले। क्वेश्चन 30, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल है इसमें तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 31, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? उदग्र बोले तो जो इस तरह से लाइन होता है
खड़ी लाइन, इसको उदग्र बोला जाता है। और ये टोटल 18 गो है, ठीक है। कितने हैं? तो आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ है इसकी संख्या 18 है, जिसको बोला जाता है वर्ग। और क्षैतिज में जो होता है इस तरह से, उसको बोला जाता है आवर्त। और ये टोटल 7 है पीरियोडिक टेबल में। तो आंसर क्या होगा? वर्ग। इसकी संख्या 18 है। और 18वें वर्ग में क्या है? हमने आपको ये भी बताया था, इसमें आपका इनर्ट गैस है, ठीक है। क्या है? इनर्ट गैस है। क्वेश्चन 32, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या क्या है? चलिए बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। कितनी है? आवर्त पूछा गया है 7। क्वेश्चन 33, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्न पदार्थ में से कौन सा अधिक उपयोग होता है? इसका सही जवाब है नर्म लोहा का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 34, तांबा शुष्क सेल क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 के लिए इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल, ठीक है। तांबा शुष्क सेल क्या हो जाएगा? प्राथमिक सेल। क्वेश्चन नंबर 35, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक सामान्य जो शुष्क सेल होता है उसमें किसका विद्युत अपघट्य होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का उसमें विद्युत अपघट्य होता है। क्वेश्चन 36, लोहे के ऊपर चढ़ी जिंक की परत को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए, उसको गैल्वेनीकरण या फिर इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। क्वेश्चन 37, एक सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह क्या है? तो बैटरी के अंदर जो ऊर्जा स्टोर होता है वो किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 38, निम्नलिखित में से किस विद्युत धारा के प्रवाह दिशा और मान नियत रहता है? यानी कौन सा विद्युत धारा है, प्रत्यावर्ती है या फिर दिष्ट धारा है, जिसमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह जो है, प्रवाह दिशा और मान नियत रहता है। तो नियत किस में रहता है? डीसी करंट में, यानी कि दिष्ट धारा में। क्वेश्चन 39, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती है? तो देखिए, चुंबकीय सुई को अगर मुक्त रूप में हवा में स्वतंत्र अगर लटका दिया जाए इस प्रकार से, तो सुई जो है आपका किधर मूव करेगा? तो ये आपका उत्तर दक्षिण दिशा में घूम जाएगा। अगर सुई को इस तरह से रखेंगे पूरा पश्चिम में, तो ऑटोमेटिक वो उत्तर दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है, उत्तर दक्षिण दिशा में किसी भी ओर रखेंगे वो सुई जो है वो उत्तर दक्षिण में आ जाएगा। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ये सभी क्या होता है बाद में इसको बताएंगे। अभी केवल याद रखिएगा विस्मित जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। डिटेल में बताएंगे प्रतिचुंबकीय क्या है, ये सब आपको बताएंगे आगे क्लास में। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।